हुंकार रैली के दौरान गांधी मैदान और पटना रेलवे जंक्शन पर धमाके हुए। 7 धमाके हुए, 6 लोगों की मौत हो गई और तकरीबन 85 लोग घायल हो गए। लेकिन इन सब के बाद जब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी को जिम्मा सौंपा गया, उसके बाद जो अहम खुलासे निकले वो सीधे झारखंड के रांची तक का तार जोड़ दिया। तो आज इन डेप्थ में पटना में धमाका, रांची में साजिश, कसूरवार कौन? सबसे पहले आपको वो 7 तस्वीर दिखाते हैं धमाकों की। कितने बजे, कब और कहां, कैसे धमाका हुआ। धमाके के तार को बारी बारी से हम खंगालेंगे क्योंकि हमारे साथ मेहमान होंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले धमाके कब और कहां, उसकी तस्वीर देखिए। पहला धमाका 9:30 बजे पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 के शौचालय में। दूसरा धमाका 11:40 पर उद्योग भवन गांधी मैदान में। तीसरा धमाका 12:05 पर रीजेंट सिनेमा के पास। चौथा धमाका 12:10 पर गांधी मैदान में बापू की पुरानी प्रतिमा के पास। पांचवा धमाका 12:15 पर गांधी मैदान के दक्षिणी हिस्से में ट्विन टावर के पास। छठा धमाका 12:20 पर गांधी मैदान के पश्चिमी हिस्से में स्टेट बैंक के पास। और सातवां धमाका 12:45 पर गांधी मैदान के पास चिल्ड्रन पार्क के करीब। बड़ा सवाल, धमाके पर धमाके होते रहे। लगभग जो इंटेलिजेंस की जो इनपुट थे वो हर जगह थे, बावजूद इसके इतना बड़ा सिस्टम में आखिर लूप होल कैसे रह गया? क्योंकि बीजेपी के पीएम के कैंडिडेट का मंच पर से भाषण हो रहा था। कहां थे ये सारे लूप होल? हम आपको एक बार नक्षत्र न्यूज के 5 सवाल आपको दिखाते हैं, फिर हम शुरू करेंगे इस महाबहस को कि आखिर कहां सिस्टम में लूप होल हुआ। नक्षत्र न्यूज के 5 सवाल। सवाल नंबर 1, केंद्रीय गृह मंत्रालय की माने तो बिहार सरकार को 24 सितंबर को अलर्ट कर दिया गया था, फिर राज्य सरकार ने चौकसी क्यों नहीं बरती? सवाल नंबर 2, बिहार स्पेशल ब्रांच की माने तो पटना पुलिस को गांधी मैदान धमाके की इनपुट बीते शुक्रवार को दी गई थी, फिर पटना पुलिस ने क्यों नहीं सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई? सवाल नंबर 3, सीएम नीतीश कुमार ने कहा न तो कोई सेंट्रल इंटेलिजेंस इनपुट और न ही स्टेट इंटेलिजेंस से कोई रिपोर्ट मिला, फिर इनमें से सच कौन बोल रहा है? सवाल नंबर 4, पटना एसएसपी मनु महाराज के मुताबिक कई जगह सीसीटीवी कैमरे लगे थे, गांधी मैदान के आसपास भी, फिर क्यों नहीं रखी गई सीसीटीवी पर नजर? सवाल नंबर 5, आखिर 6 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? यह एक बड़ा सवाल है कि आखिर इस हादसे में मारे गए 6 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन होगा? लोग इस घटना के बाद राजनीति कर रहे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इन सब के बीच में एनआईए, जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, जांच कर रही है और पटना से लेकर के, यूं कहें कि बिहार से लेकर के झारखंड तक के सारे तार को खंगालने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। बीजेपी से दीपक प्रकाश साहब हैं, कांग्रेस से सीमा पात्रा और जेडीयू से आफ्ताब साहब। आप तीनों मेहमान बहुत स्वागत है। सबसे पहले दीपक प्रकाश जी, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। इनपुट था, यह गृह मंत्रालय की तरफ से मीडिया तक यह खबर आई है, इनपुट था, कहें कि पटना जो स्पेशल ब्रांच है उसके पास भी इनपुट था, बचाव तक कहीं कुछ नहीं दिखा और सभी चैनलों पर एसएसपी मनु महाराज ने कहा था कि सीसीटीवी वैसे वैसे जगह भी लगाए गए हैं जहां की मीडिया को
के सामने डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है सिक्योरिटी पर्पस की वजह से। फिर क्या था? मेटल डिटेक्टर नहीं था गांधी मैदान के किसी भी द्वार पर। फिर क्या किया था सिक्योरिटी सिस्टम ने? कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है जी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ते चली जा रही है, जिससे दशहत करने वाले लोग इस राज्य में, इस देश के अंदर दशहत फैलाकर जो कानून व्यवस्था आज के सवाल पर आज प्रश्न चिन्ह खड़ा किए हैं, अगर उसके लिए कोई एक जिम्मेवार है और जिम्मेवारी अगर किसी सबसे पहले व्यक्ति पर अगर तय होना चाहिए तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर तय होना चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, एक तरह से मैं कह सकता हूं कि ये सुरक्षा में चूक तो है ही, लेकिन उनकी राजनीतिक असफलता तो है ही, साथ साथ में राजनीतिक विद्वेषता का एक अच्छा प्रमाण उन्होंने दिया है। जिस प्रकार से राजनीतिक विद्वेष के कारण सरकार की जो मैकेनिज्म है, मशीनरी है, वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रही थी। उनको लग रहा था कि मैं अगर इन चीजों को ठीक करूंगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी नाराज हो जाएंगे। मैं कई चीजों को उल्लेख करना चाहता हूं, 2 मिनट का आपसे मैं समय लेना चाहता हूं। दीपक जी, मैं आता हूं आपके पास के आता हूं, लेकिन क्योंकि आपने कही राजनीतिक विद्वेषता इसमें दिख रहा था। जमील साहब, कल नीरज कुमार जो आपके जेडीयू के बिहार प्रवक्ता, उन्होंने बयान भी दिया कि आखिर इसी दिन को क्यों चुना गया। आपको पता है, जब सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी गृह मंत्रालय की तरफ से एक इनपुट था कि नरेंद्र मोदी जो पीएम कैंडिडेट है बीजेपी के, उनके ऊपर जानलेवा हमला होने का खतरा है। नंबर 1 चीज। दूसरी चीज, जब बड़ी सिक्योरिटी के साथ कोई लीडर कहीं रैली करते, वहां सिक्योरिटी होना चाहिए था। फिर नीरज कुमार साहब ने आखिर ऐसे बचकाना बयान क्यों दे दिया कि इसी दिन क्यों चुना? मतलब उन्हें कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक साजिश इसमें नजर आ रही थी। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात। नीरज जी ने जो बयान दिया, सबसे पहले मैं तो ये चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से जी कि ये जो घटना हुई है, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और इसके जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और हम लोग जनता दल यू परिवार की ओर से हम लोग इसकी निंदा करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर किसी की तरह की कोई घटना हुई है तो ये उसी दिन क्यों हुई है? ये एक विषय जरूर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है उसको इस बात की जानकारी थी कि गांधी मैदान में प्रोग्राम होना है। गांधी मैदान को इन लोगों ने कम से कम 1 सप्ताह से अपने अंडर में ले रखा था। जिस तरह के सजावट कर रहे थे, जिस तरह के बातें वहां पे हो रही थी, किनको कहां बैठाना है, कहां उठाना है, कहां पे बल्ली गाड़ना है, कहीं पर झंडा गाड़ना है, ये सारे चीज वो कर रहे थे अपने से। जहां तक चूक की बात है तो यहां पर किसी तरह की कोई चूक हुई नहीं है। ये एक साजिश के तहत की गई है। और राजनीतिक विद्वेष जो बोल रहे हैं भाई दीपक भाई, हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने जिस तरह की बात कहा है, हम उस बात को पूरी तरह से खारिज करते हैं। क्योंकि विद्वेष मैं एक बार नीरज कुमार साहब का एक बयान सुना देता हूं। गुजरात के पुलिस महकमे के वरीय पदाधिकारी ने राज्य सरकार के पुलिस के महकमे के वरीय पदाधिकारी से मंत्रणा की। Z+ सिक्योरिटी के जो मानक थे उसकी चर्चा की यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारियों से। और ये साजिश है या सातिराना कोई हरकत है, क्योंकि जब स्टेट बीजेपी के लीडर भाषण दे रहे थे उस समय तक ब्लास्ट की घटनाएं मिल रही थी, लेकिन सेंट्रल लीडरशिप के भाषण के समय ये बंद हुआ। कौन इसका जिम्मेवार है, कौन इसके पीछे है, इन तमाम चीजों का हम उद्भेदन जरूर करेंगे। मैं घटनाक्रम की चर्चा कर रहा हूं कि सुरक्षा संबंधी तमाम तथ्यों की जानकारी गुजरात के पुलिस पदाधिकारी को दे दी गई थी। ये नीरज कुमार साहब क्या कर रहे हैं, अपने आप में एक कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। वो कहना क्या चाह रहे हैं, एक तरफ कहीं ना कहीं वो राजनीतिक साजिश की बू भी आ रही है और दूसरी तरफ वो गुजरात पुलिस के ऊपर ही सवाल कर रहे हैं। खैर, हमारे साथ खास मेहमान हैं, प्रवीण सिंह साहब हैं, डीआईजी एसटीएफ झारखंड के। प्रवीण सिंह साहब, एक क्योंकि देखिए लगातार जो कनेक्शन दिख रहा है, आप देखें इस धमाके में, चाहे हिंदुस्तान में किसी भी इलाके में, किसी भी सूबे में धमाका होता है तो आज रांची की तरफ लोग, हर पुलिस ऑफिसर रांची की तरफ निगाह उठाता है और कहीं ना कहीं वो कनेक्शन दिखता है। क्या कहेंगे, एक पहली प्रतिक्रिया हम आपकी जानना चाहेंगे।
देखिए, ऐसा है, मैं एक पुलिस अफसर होने के नाते तथा अपने जो लंबे समय का एक्सपीरियंस है उसके नाते मैं जो आपको बताने जा रहा हूं या आपके माध्यम से दर्शकों के पास बात पहुंचेगी। मुझे राजनीतिक बातें यहां नहीं करनी है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन जो इस प्रकार के धमाके चाहे आज कल पटना में हुए थे या अन्य देश के कई शहरों में भी हुए हैं और इसकी भी संभावना से हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं कि भविष्य में इस तरह के धमाके ना हो, क्योंकि टेररिज्म उग्रवाद का जो एक फॉर्मेशन है ये कई शहरों में एक्चुअल में एनआईए इसकी सेंट्रल एजेंसी है, आईबी भी है और उसके अलावा स्टेट के विशेष शाखा या फिर हमारी पुलिस इन सब बिंदुओं पे लगातार कुछ न कुछ कार्य करते रहती है। लेकिन टेररिज्म के जो डिफरेंट फॉर्म है, जैसे इंडियन मुजाहिदीन का ही आप नाम लेंगे तो या फिर और भी कई ग्रुप्स हैं जिन ग्रुप्स के तहत या उनके नाम के तहत लोग काम कर रहे हैं। आज के दिन में यह कहना कि किस शहर में उनके तार जुड़े हुए हैं या किस शहर में उनके तार नहीं जुड़े हुए हैं, इसकी प्रमाणिक पूरी लिस्ट आज के दिनों में मुझे लगता है कि किसी भी जांच एजेंसी के पास या इवन हमारी कई मतलब जो खुफिया एजेंसीज भी हैं एक साथ इकट्ठा कर पाना मुश्किल है, क्योंकि ये एक अनवरत प्रक्रिया है। आज ऐसा लग रहा है कि रांची से, चूंकि कुछ लड़के रांची के वहां पकड़े गए हैं और उनके एसोसिएट्स यहां रांची से ही गए हैं, तो ऐसा आप बोल रहे हैं या पूर्व में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जैसे मंजर इमाम की गिरफ्तारी या अन्य लोगों की गिरफ्तारी जो रांची से सिंह साहब मैं रोकना चाहूंगा आपको। मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये एक अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सीएम के आवास से महज 15 किलोमीटर के दायरे में एक लड़का मानव बम के रूप में तैयार होता है। सीएम के 10 किलोमीटर के दायरे में एक फौज तैयार होती है। लगातार आप देखें, दानिश पकड़ा गया, मंजर पकड़ा गया, अब तहसीन की बारी है, तहसीन इम्तियाज की बारी है। ऐसे न जाने कितने लोग हैं। ये तो एक दो नेटवर्क ब्लास्ट होते हैं और इमीडिएट जब तार खींचे जाते हैं, आप जैसे जाबाज पुलिस ऑफिसर जब तार खींचते हैं तो यहां तक पहुंच के चले आ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि इस जगह पर बैठ करके जिलेटिन का इस्तेमाल होता है, अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है, बम बनाने के सारे चीज मौजूद है यहां पर? आखिर इतना सब कुछ हो रहा है, सीएम रहते हैं यहां पर, यह सिक्योरिटी लूप होल नहीं तो सर इसको और क्या कहेंगे? ऐसा है कि आपने माननीय मुख्यमंत्री की बात की। माननीय मुख्यमंत्री का आवास प्रत्येक सभी राजधानियों में है, इसलिए मैं उस बिंदु पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन जहां पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन एक साथ रांची में रह रही है और न केवल रांची, अन्य कई शहरों में, चाहे वो जमशेदपुर हो या हजारीबाग हो या फिर दरभंगा हो या फिर यूपी के कई शहर हो या फिर केरला चले जाएं, आप साउथ में हैदराबाद चले जाएं, कई हो सकता है मुझे उतने शहरों के नाम न याद हो जितना हमारे खुफिया एजेंसियों के पास रिपोर्ट हो। लेकिन मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि ये भी लिस्ट कि किन शहरों में कितने किस किस ग्रुप्स के, टेररिज्म ग्रुप के लोग रह रहे हैं या उनके नाम क्या हैं, ये लिस्ट भी हो सकता है हमारे पास पूरी नहीं हो, क्योंकि एक बड़ा बहुत पुराना कंसेप्ट इनका चल रहा है, स्लीपर सेल। स्लीपर सेल क्या होता है? इनके जो ट्रेन पर्सनल होते हैं इन टेररिस्ट ग्रुपों के, वो विभिन्न शहरों में बिना किसी एक्टिविटी के वो उस स्लीपर सेल उनको इसलिए बोला जाता है कि दे आर नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी देयर। वो चुपचाप वहां पे एक आम नागरिक की तरह केवल निवास करते हैं और उनको जब एक मौका मिलता है या उनको जब एक आदेश मिलता है अपने ऊपर के आकाओं से या अपने ऊपर के जो उनके ऑर्गेनाइजेशन में जो बड़े उग्रवादी हैं कि फला जगह पे जाकर के आपको ये टेररिस्ट एक्टिविटी करनी है, तब वो सामान जुटा करके और फिर चले जाते हैं। देखिए, झारखंड ऑलरेडी एक्सट्रीमिस्ट से मतलब उग्रवाद से ये ऑलरेडी झेल रहा है और जहां तक आपने विस्फोटकों की बात कही, उग्रवादियों के द्वारा लगातार आईडी विस्फोट या उनका आईडी का प्रयोग झारखंड में कई सालों से, कई वर्षों से किया जा रहा है। और ये जिन जगहों पे, जिन राज्यों में उग्रवाद है, वहां पे भी इस तरह की आईडी ब्लास्ट होती हैं। तो वो विस्फोटक का प्रयोग या विस्फोटक का की जो उन्हें ये पहुंच रही जखीरा या उनके पास विस्फोटक जो पहुंच रहा है या उससे जुड़े हुए यंत्र तंत्र पहुंच रहे हैं, ये बहुत आम चीज हो चुकी है उनके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके कुछ चैनल्स ऐसे फिक्स हैं जिन चैनल्स के माध्यम से वो इन प्रकार के चीजों को मंगाते हैं। लेकिन पुलिस हमेशा, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट बिंदु हो
या फिर टेररिस्ट सर, बिंदु ये उनमें सिंह मैं साहब। एक बात बस बोल देना चाहता हूं, उन सभी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ पुलिस के पास जो सूचनाएं रहती हैं या फिर सूचनाओं को जो एकत्रित करते हैं उनके एनालिसिस पे लगातार कार्रवाई होती है। लेकिन स्लीपर सेल की संज्ञा मैंने इसलिए आपको बताई कि हो सकता है कि कई और स्लीपर सेल हमारे इस देश में मौजूद हों जिनके बारे में जानकारी की आवश्यकता है और खुफिया एजेंसियां लगातार इसमें काम कर रही हैं और जैसे जैसे वो जानकारी मिलती है उन पे कार्रवाई होती है। मुझे इसलिए ये कहानी का सबब इससे बनता दिख रहा है क्योंकि सवाल यह है कि अगर टेररिस्ट ग्रुप आपके पास, आप जैसे जाबाज ऑफिसर ने जो एक एनालिसिस किया कि झारखंड में अब तक एक लिस्ट बनाया आप लोगों ने कि तकरीबन 80 आतंकी लोग हैं जो इस तरीके के स्लीपर सेल में काम कर रहे हैं, जो झारखंड पुलिस मुख्यालय से जो सोर्सों के माध्यम से हमें मिला है। सवाल यह है कि 80 लोग अगर स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं और झारखंड पुलिस की फौज अगर सैकड़ों में है, हजारों में है, तो क्या उनमें से जो चुनिंदा टीम है, आप तो खुद एसटीएफ में है, चुनिंदा टीम क्या इस तरीके से लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकती कि आखिर कौन लोग? रांची से 10 किलोमीटर के दायरे में ही ये सब कुछ हो रहा है सर, इसलिए ये परेशानी बढ़ रही है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद आपके पास ही आएंगे और उसके साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान होंगे, आई विटनेस है, चश्मदीद हैं इस पूरी घटना बॉम्ब ब्लास्ट के, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी समझेंगे। छोटा सा ब्रेक फॉर नाजिर होता है, आप जाइएगा नहीं।